तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक दूसरी बात बता देता हूँ कि मिडिल ईस्ट में यानी जो इजराइल, फ़िलिस्तीन, यमन, ईरान, ये तमाम जो हिस्से हैं, कुछ दिन से जब लगातार सीज फायर की बातें हो रही थी, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग चल रही। फिर सीज फायर हुआ तो ये लगा कि भाई अमन व चैन आ गया, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आज अमेरिका ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया। चूँकि इस सीज फायर को लेके यमन जो था वो फ़िलिस्तीन के साइड था। यमन ने अटैक भी किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के भी कुछ जहाज़ों के ऊपर इजराइल के मुखालफत करते हुए, खिलाफत करते हुए यमन ने अटैक कर दिया था। अब इसी का बदला लेते हुए ट्रंप सरकार ने आदेश दिया और कहा कि जाओ और यमन पे अटैक करो। उसके बाद यूएस एयरफोर्स B-2 बॉम्बर लेके आती है। आने के बाद यमन के ऊपर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि कम से कम 30 से 35 लोगों की मौत हुई है। 101 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। इनमें से 75 तो करीब ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, यानी बचने की भी उम्मीद बड़ी कम है। और शायद 75 में से 20 से 30 ऐसे होंगे जिनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उनकी तबीयत, उनकी हालत बहुत गड़बड़ है। इसमें ईरान को भी धमकी मिली। अमेरिका ने ईरान से कहा कि अपनी हरकतों पर रोक लगाओ, क्योंकि यमन की कहानी भी सीरिया जैसी है। यमन में कुछ शिया ग्रुप है, कुछ सुन्नी ग्रुप है, दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। इन्हीं में से एक ग्रुप है हुतीज़ का, जो कि शिया ग्रुप है। इसके ऊपर ईरान का पूरा हाथ है, पूरा सपोर्ट है। तो ईरान ने ही हथियार दिया था इजराइल पे अटैक करने के लिए। तो ऐसे हाल में अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दी कि अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो और ज़्यादा हम टैरिफ लगा देंगे, साथ ही अटैक भी कर सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो सकती है। क्योंकि एक खबर ये भी है कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी अटैक किया आज। और एक श्राप जो मिडिल ईस्ट के नाम है कि यहाँ पे जंग क़यामत तक चलती रहेगी, शायद ये श्राप सही हो रहा। क्योंकि 4 महीने पहले तक लगता था कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दिसंबर में सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर छुटपुटिया झड़प हुई, कोई बड़ा अटैक हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। तो मामला बड़ा गंभीर है। खैर, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट की तरफ आकर्षित हैं, उनकी खबरों को जानना चाहते हैं। तो ज़रूर जानिए, बीच बीच में अपडेट देता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और ये कहानी बड़ी अजीब है। अजीब कई मायने में कि पुलिस अगर जांच ना करे तो क्या होता है, पुलिस अगर जांच कर ले तो क्या होता है, एक आदमी किसी पे भरोसा कर ले तो क्या होता है, कौन किसका सगा है, कौन किसका नहीं है, ये कैसे जाने। सवाल कई हैं, जवाब कोई नहीं। आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कहानी मैं सुना देता हूँ। कहानी रायपुर की है। रायपुर यानी राजधानी। इसे रायपुर में एक थाना लगता है, आरंग थाना। और इसी थाने में एक लड़का रहा करता था, उम्र बमुश्किल 16 साल, नाम धर्मेंद्र साहू। 16 साल की उम्र, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, लिहाजा इधर उधर करके नौकरी पानी का जुगाड़ बनाता, उसी से चंद पैसे कमाता। जो 4-6 पैसे कमा लेता, उसी से परिवार की थोड़ी बहुत मदद करता। हालांकि अभी 16 साल का था तो परिवार वालों को बहुत प्रेशर भी नहीं था कि तुम कुछ करो या फिर कमाओ ही कमाओ। ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। परिवार वालों का बड़ा लाडला था, चूँकि कामकाजी भी था, मेहनती भी था। 23 फरवरी की बात है, यानी 23 फरवरी साल 2025, आज से चंद दिन पहले की बात है। 23 फरवरी साल 2025 को ये लड़का अपने घर से कहीं निकलता है। घर वालों को बताता है कि शाम को आऊँगा, चूँकि आज कहीं बाहर जा रहा हूँ और काम है। अब निकलता है, निकलने के बाद घर वाले अपने कामों में बिजी। शाम हो गई। शाम होने के बाद अब इधर जो लड़का था यानी धर्मेंद्र साहू लौट के आया नहीं। तो परिवार वाले थोड़े से परेशान हुए। फिर उन्हें लगा कि चलो लड़कों की छुट्टियां ख़त्म हुई है, यानी छुट्टियां शुरू हुई हैं कायदे से, और लोग बिजी हैं एक दूसरे में, होली का भी टाइम आ रहा, तो लोग छुट्टियों पे घर आए हैं तो कहीं बिजी होगा। लिहाजा परिवार वालों ने इग्नोर किया। लेकिन रात हो गई। जब रात हुई तो उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, और परेशान।
माँ ने डरते डरते पिता से ये बात बताई कि भाई बाबू आज आया नहीं घर पे। पिता नाराज़ हुए, उन्होंने फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। अब पिता भी थोड़ा सा परेशान, गुस्सा और चिंता दोनों का मिला जुला संगम। आसपास के दोस्तों को फ़ोन किया कि क्या धर्मेंद्र को किसी ने देखा है। जब आसपास के दोस्तों को फ़ोन किया तो आसपास के दोस्तों ने भी बड़ा साफ इनकार किया और कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। अब पिता काफ़ी परेशान, क्योंकि अब तक एक नाराज़गी थी, लेकिन धीरे धीरे जब धर्मेंद्र का पता नहीं चला तो चिंता हुई। गांव भर में ये बात फैल गई कि धर्मेंद्र आया नहीं। गांव वालों ने ढूंढना शुरू किया अपने तरीके से, हर उस जगह पे जहां धर्मेंद्र जाता था, हर उस आदमी से जिससे धर्मेंद्र का कुछ लेना देना था, हर उस लड़के से जिससे धर्मेंद्र की एक दोस्ती थी। तमाम लोगों से पूछताछ की, लेकिन धर्मेंद्र के बारे में कुछ अता पता चला नहीं। और 16 साल का लड़का इस तरह से गायब। पूरा परिवार दुखों के पहाड़ों तले दबा गया। पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबह हुई। इधर पूरी रिश्तेदारी में, पूरी दोस्ती में, जहाँ जहाँ कोई भी जानकार था, हर उस शख्स से जब पुलिस वालों से सबसे मदद मांग के ये लोग थक गए, तब फिर दिमाग में आया कि चलो FIR करते हैं। इसके बाद ये लोग पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन यानी आरंग थाना, और वहाँ पे FIR दर्ज करवाते हैं। पूरा हुलिया बताते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे गया था और अभी तक लौट के आया नहीं है। पूरा परिवार अपना दुख जाहिर करता है। पुलिस वाले उस लड़के की तस्वीर मांगते हैं, पूरा बायोडेटा मांगते हैं, फिर कहते हैं आप जाइए, हम खोज देंगे। इसके बाद परिवार वाले आ जाते हैं इस उम्मीद में कि पुलिस वाले खोजेंगे। एक दिन पूरा गुजर गया। पिता फिर भाग के थाने गया पूछने के लिए कि साहब कुछ पता चला। साहब ने कहा कि भाई जांच पड़ताल जारी है। परिवार वाले मन मार के फिर अपने तरीके से इस उम्मीद में कि चलो हम भी खोजते हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, मिल जाएगा। दिमाग में यही ख्याल था कि शायद किसी बात पे नाराज़ हो कि लड़का कहीं भाग गया। इससे ज़्यादा क्या ही ख्याल में आएगा। फिर परिवार वाले खोजते हैं, फिर पुलिस थाने जाते हैं, कहते हैं साहब कुछ पता चला। पुलिस वाले फिर यही कि भाई खोजबीन जारी है। देखते ही देखते हफ्ते भर बीत गए और पूरा फरवरी महीना गुजर गया। मार्च आ गया। मार्च आने के बाद एक थाना लगता है भैंसापुर थाना, और इसी भैंसापुर थाने में एक आदमी को सुबह सुबह एक जंगल के पास कंकाल दिखता है। अब कंकाल भी इतना विक्षिप्त कि मांस के लोथड़े कहीं नोचे गए हैं, कहीं खसोटे गए। अब वो चीज़ जब वो आदमी देखता है, देखने के बाद सहम जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कंकाल एक इंसान का है और किसी ने उसको खाया है। अब कौन है जिसने आदमी को खा लिया? आदमी घबरा गया। घबराने के बाद उसने गुहार लगाई। आसपास के तमाम लोग आए, जो भी देखे, देखने के बाद सन्न कि भाई किसी ने कंकाल ऐसे नोचा खसोटा है, कत्ल किया है, क्या है कुछ पता नहीं। मामला पुलिस तक गया। पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस वाले जब देखते हैं, उनको भी सेम चीज़ कि एक लाश और उसको नोचा गया है, कंकाल पूरा। फौरन तस्वीरें खींची गई, लोगों ने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। इधर पुलिस वालों ने बॉडी को अपने कब्जे में ली, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या करें अब? इधर पूरे इलाके में चर्चा का विषय कि एक आदमी, उसका कंकाल और किसी ने उसको खा लिया। गांव का मामला, लोगों ने तरह तरह की बातें सोची कि यहाँ कोई आदमखोर तो नहीं है, नरभक्षी तो नहीं है। बच्चों को कमरे में बंद किया जाना शुरू हो गया। इधर तस्वीरें वायरल होते होते आरंग थाने पहुंची। पहुंचने के बाद परिवार वालों तक पहुंची। जब परिवार वालों तक पहुंची तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो देख ही ले भाई। बॉडी से तो शिनाख्त पॉसिबल नहीं थी, लिहाजा जब पुलिस वालों ने कपड़े दिखाए, तब परिवार वाले उस कपड़े को देखते हैं और देखने के बाद रोने लगते हैं, क्योंकि ये कपड़े किसी और के नहीं, उन्हीं के बच्चे धर्मेंद्र साहू के थे। 16 साल का वो लाल जो अपने घर से निकला था, लाश की शक्ल में, चीथड़ों में, अपने माँ बाप के सामने स्ट्रेचर पर लेटा था। फौरन शिनाख्त होती है, पुलिस वाले बॉडी हवाले करते हैं। पोस्टमार्टम हो चुका था, उसमें क्लियर हो गया था कि कत्ल हुआ है। उसके बाद फिर बॉडी पुलिस वालों के कहने पे परिवार वाले ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि कातिल कौन है। तो चूंकि FIR जो हुई थी गुमशुदगी की, वो आरंग थाने में हुई थी, लिहाजा आरंग थाने वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं।
सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ, कहीं कुछ खास पता चला नहीं, पहले भी नहीं चला था। लिहाजा पुलिस वालों के जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कॉल डिटेल खंगाली जाए। उसके बाद पुलिस की एक टीम कॉल डिटेल निकालती है। जब कॉल डिटेल निकाली तो एक लड़की का नाम मिला जिसका नाम था टेमिन। ये भी 19 साल की। आखिरी बार जो बात हुई थी वो भी टेमिन के साथ हुई थी। लिहाजा पुलिस वालों को टेमिन पे डाउट हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने टेमिन से पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआती पूछताछ में टेमिन इधर उधर तमाम तरह की बातें बताती रही, लेकिन फिर अंत में टेमिन ने कहा कि हाँ साहब, हमने ही मारा है। पुलिस वालों ने पूछा हमने मतलब? तब एक नाम और निकल के सामने आया जिसका नाम था सागर सिंघानिया। पुलिस वालों ने सागर सिंघानिया को भी उठाया। 2 लोगों का और नाम निकल के सामने आया, उनको भी उठाया और फिर पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में इधर उधर ये लोग कहानी बताते रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, पुलिस की शक्ति बढ़ी। इन्होंने अपना मुंह खोला और पूरी कहानी शीशे की तरह साफ कर दी। और ये कहानी इतनी भयानक थी कि इसको सुनने के बाद तमाम लोग सदमे में थे। और यहीं से कहानी 1 साल पहले पहुंच जाती है। 1 साल पहले यही जो धर्मेंद्र साहू था, किसी काम के सिलसिले में अपने एक रिश्तेदार के घर गया था, यानी टेमिन के गांव। वहीं पे इसकी मुलाकात टेमिन से हुई। टेमिन इसको देखती है, ये टेमिन को देखता है। दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पसंद कर लेते हैं, आंखों ही आंखों में इजहार होता है। इसके बाद टेमिन जो है धर्मेंद्र साहू को अपना नंबर देती है। धर्मेंद्र साहू को नंबर देती है। नंबर देने के बाद धर्मेंद्र साहू फ़ोन करता है। दोनों घंटों घंटों बातचीत करने लगते हैं। प्यार भरी बातें होती, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान एक और शख्स था जिसका नाम था सागर सिंघानिया। जब सागर सिंघानिया को इसके बारे में भनक लगती है, क्योंकि सागर सिंघानिया भी टेमिन का बॉयफ्रेंड था, तो सागर सिंघानिया टेमिन के पास फ़ोन करता तो फ़ोन बिजी जाता। अब शुरू में टेमिन ने इधर उधर की कहानियाँ तो बताई, लेकिन वक्त के साथ साथ सागर को भी डाउट हुआ। उसने कहा कि अगर तुम सही नहीं बताओगे तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। अब रिश्ता टूटने की बात आई तो भाई टेमिन डर गई। उसको लगा कि यार ये तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, यानी इसको भी रखना है उसको भी रखना है, तो फिर डिसाइड करना पड़ा कि किसको रखना है। तो फिर टेमिन ने कहा कि मैं तुम्हें ही रखूँगी सागर। सागर ने कहा ऐसे नहीं, तुम उस लड़के को बुलाओ, उसको हम मारेंगे। इसने कहा ये क्या बात है? उसने कहा नहीं, अगर तुमको रिश्ता रखना है तो तुमको उस लड़के को बुलाना पड़ेगा। अब ये बात जब टेमिन सुनती है तो कहती ठीक है, बुला दूंगी। टेमिन धर्मेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि अच्छा सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। अब एक लड़का जो एक लड़की से बात कर रहा हो, तमाम चीज़ें ठीक हो, कहीं कोई शंका या फिर कोई ऐसी गुंजाइश हो नहीं, तो फिर क्या करेगा वो लड़का? भरोसा कर बैठा। भरोसे में फिर वो चला। जाने के बाद टेमिन के पास मिलता है। वहाँ पहले से सागर सिंघानिया खड़ा था। सागर ही कहता है कि चलो मैं ले चलता हूँ टेमिन के पास। सागर उसको अपनी बाइक पे बैठाता है। बैठाने के बाद एक जंगल में ले जाता है और अपने दोस्तों समेत उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद बॉडी को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से 9-11 टेमिन को फ़ोन करके बता देता है कि काम ख़त्म हो गया। टेमिन को भी इस बारे में पूरी जानकारी थी। उसने ही अपना जाल फेंका कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बॉडी वहीं छूट गई। मामला सुनसान था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। आसपास के हमारा कुत्तों को, हमारा सियारों को और भी जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे लोमड़ी हो गई, बिल्लियाँ हो गई, कौवे हो गए, चील हो गई, इन तमाम जानवरों को जब लाश सड़ने की बदबू मिली, पहुँचते हैं, खाना शुरू करते हैं। 23 तारीख को ये कत्ल हुआ था, 5 तारीख को ये बॉडी मिली। तो 23-5 दिन ये और 5 दिन और 10 दिन के अंदर बारी बारी से 16 साल के बच्चे की लाश को नोच नोच के इन्होंने खा लिया। बचा सिर्फ कंकाल। कंकाल को भी कुछ हिस्से कुत्ते लेके भाग रहे थे, कुछ कौवे लेके इधर उधर कर रहे थे। जानवरों की भीड़ लगी थी। काँव काँव और कुत्तों की भूखने की आवाज़ जब कुछ राहगीर सुनते हैं तो उनका ध्यान उधर जाता है। जब ध्यान उधर जाता है तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक कंकाल है।
कंकाल जब ऐसे हाल में वो देखते हैं तो डर जाते हैं कि किसने मारा, किसने नोचा, क्या हुआ होगा। चूँकि किसी भी इंसान के जहन में ये बात हजम नहीं हो सकती कि एक इंसान को कौवे और कुत्ते नोच के खा जाए, खासकर गांव में नहीं हो सकती। डर गए, डरने के बाद फिर मामला पुलिस में गया और तब जाके इस पूरे मामले की खुलासा हुआ। तो आप सोच के देखिए, एक लड़का एक लड़की पे भरोसा करता है, भरोसा करने के बाद उससे मिलने चला जाता है, और इससे भी पहले थोड़ा सा आप जाइए तो एक लड़की को एक लड़का पसंद आता है। पसंद आने के बाद बातचीत करने के बाद उसको याद आता है कि अरे मेरा पहले से भी एक बॉयफ्रेंड है, मैं तो कमिटेड हूँ। इसके बाद वो लड़की अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने नए लड़के को बुलाती है। बुलाने के बाद उसको सुपुर्दे कर देती है कि भाई जाओ। उसके बाद उस बॉयफ्रेंड का कत्ल हो जाता है और फिर इत्मीनान से बैठी है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचिए 16, 17, 18, 19 साल के आदमी के अंदर इतना कलेजा आज के टाइम में है कि वो कहावत है ना कि भाई ये गाय मार के हजम कर जाओ। आमतौर पे गांव में हमारे बोलते हैं कि इसकी तो फितरत ऐसी है कि ये गाय मार के हजम कर जाए और किसी को भनक ना लगे। तो यहाँ तो इंसान मार के हजम कर लिए गए, किसी को भनक नहीं लगी। और शायद 15-20 दिन और होता, कंकाल अगर इधर उधर टूट जाता, अभी तो इकट्ठा था, कभी सर अलग हो जाता, पसलियाँ अलग हो जाती, जंगलों में चला जाता, फिर काला पीला हो जाता, तो फिर कौन खुद सुलझाता मामला। कपड़े गायब हो जाते, कुत्ता लेके भाग जाता, तो फिर कैसे सुलझता। और फिर ये लोग आराम की ज़िंदगी जीते और शायद किसी तीसरे का भी शिकार बनाते, चूँकि उस लड़की की इबादत हो जाती कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, और फिर सागर की आदत होती कि मैं मार दूंगा। खैर, तो अपने आप में बड़ी अफसोसनाक ये कहानी थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ऐसी कहानी आप सुनने के शौकीन हैं तो रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी कल ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।